पटेल क्लासेज। मैं आकाश पटेल। तो आज के दिन में आप शुरुआत करते हैं हिंदी। तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें हिंदी एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में और ये विशेष भाषा के रूप में आता है। हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों ही पूछे जाते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण का अहम रोल है। तो आज शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण की। तो पहले देखते हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? जैसे इंग्लिश भाषा होती है वैसे हिंदी भी एक भाषा है। तो हिंदी सबसे पहले क्या है? भाषा है। ठीक है, हिंदी एक क्या है? भाषा है। इस भाषा का जन्म कहीं से हुआ होगा? हिंदी ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक कहीं से आ गए। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि सभी भाषाओं की जननी क्या है, या सभी भाषाओं की जननी क्या है, या हिंदी भाषा की जननी क्या है? वो संस्कृत है। तो संस्कृत से हिंदी बनी हुई है। जितने भी भारत में लगभग भाषाएं बोली जाती हैं सभी का जन्म कहाँ से हुआ है? हिंदी। सभी का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत से भाषा का जन्म हुआ है, संस्कृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, और जो भाषा शब्द भी है वो भी संस्कृत से लिया गया है। भाषा शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। तो संस्कृत से जो भाषा शब्द लिया गया वो आया कैसे हिंदी में? तो संस्कृत में होती है धातु। तो क्वेश्चन यहीं से बन गया कि धातु क्या होती है। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बन गया धातु क्या होती है। तो जो संस्कृत में धातु होती है, धातु से मिला है भाषा, तो क्वेश्चन यहीं से बना कि धातु क्या होती है। तो धातु वो होती है जैसे हिंदी में क्या होती है? क्रिया। हिंदी में क्या होती है? क्रिया। तो संस्कृत की जो क्रियाएं होती हैं, जो संस्कृत की क्रियाएं होती हैं उसे धातु कहते हैं। संस्कृत की क्रियाओं को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो ये क्रियाएं कौन सी होती हैं? संस्कृत की। तो संस्कृत की क्रियाएं होती हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे पठ धातु, पठ धातु, ठीक है, पठ धातु। इसी प्रकार से गच्छ धातु। तो इसी प्रकार से एक धातु होती भास। भास, जो भास धातु है इसी से भाषा शब्द बना हुआ है। भास धातु से क्या है? वे भाषा शब्द बना हुआ है। तो यहां से संस्कृत की भास धातु से क्या हुआ है? भाषा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं फिर से हिंदी है। हिंदी का जो हिंदी एक भाषा है, भाषा शब्द का जन्म संस्कृत की भास धातु से हुआ है। अब भास का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन यहां से आ चुका है यूपी टेट में। भास का अर्थ क्या होता है? भास का अर्थ क्या होता है? भास का अर्थ क्या होता है? भास, भास का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, जो भास का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना। तो हिंदी एक भाषा है और उस भाषा से भास धातु संस्कृत से बनी है। भास का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। एक यहाँ से क्वेश्चन फिर बनता है कि विचार किसे कहते हैं? एक एक शब्द को जोड़ते हुए ले चलते हैं। अभी ये हिंदी स्टार्ट नहीं हुए, एक भाषा लेते हैं। जब हिंदी क्या है? हिंदी को भाषा के रूप में मानते हैं, लेकिन उसको भाषा के बारे में बताएंगे, हिंदी आगे स्टार्ट होगी। तो विचार कैसे कहते हैं? जैसे विचार क्या होता है? हमारे मन में क्या है और तुम्हारे मन में क्या है, वो तो पता है।
ना हमारे मन में जो चल रहा है तो तुम्हारे मन में चल रहा है, वो तो कोई नहीं जान सकता। लेकिन जो हमारे भाव होंगे, जो विचार होंगे, जो हम व्यक्त करेंगे हमारे वाणी के रूप में जब बाहर आएंगे, तभी क्या होगा, वो भाषा का रूप धरेगा। जैसे हमारे मन में कुछ चल रहा है, तुम्हारे मन में जैसे चल रही कैटरीना कैफ चल रही होगी, तो जो तुम्हारे मन में कैटरीना कैफ चल रही है तो तुम ही बता सकते हो, और हमारे मन में क्या चल रहा है, हिंदी चल रही है, वो हम बता रहे हैं। तो इससे क्या होता है, विचार जो होता है, विचार क्या होता है, मन में या मस्तिष्क में, मन में या मस्तिष्क में, मन में या मस्तिष्क में उत्पन्न अध्वन्यात्मक इकाई, जिसकी ध्वनि ना हो, अध्वन्यात्मक इकाई, अध्वन्यात्मक इकाई, ठीक है। तो मन या मस्तिष्क में उत्पन्न अध्वन्यात्मक इकाई, जिसमें कोई ध्वनि ना हो, जैसे हमारे मन में कोई भी विचार हो, जिसमें मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो जिसमें ध्वनि ना हो, उसे विचार कहते हैं। और उस विचार को प्रदान करने के लिए, जैसे एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, तो इसके मन में कुछ विचार हुआ, इसके मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ, तो इन विचारों का जब आदान प्रदान होगा, इन विचारों का जब आदान प्रदान होगा, तो आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। तो यहीं से भाषा की परिभाषा बन के आई कि हम भाषा की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो यहाँ भी करें, भाषा की परिभाषा कैसे कहते हैं, तो भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा, तो भाषा की परिभाषा क्या होता है, जब विचार हो सकता है तो विचार एक, जैसे मैं अकेले बोल रहा हूँ, सुनने वाले कई सारे लोग हैं, ठीक है। तो विचार क्या होता है, एक मिनिमम दो लोग होने चाहिए भाषा के लिए। तो विचार जो कहते हैं, एक पर्सन इधर हो गया, एक पर्सन इधर हो गया। अपने विचारों को प्रदान करने के लिए हम अपने विचार क्या होते हैं, इसको प्रदान कर रहे हैं, ये विचार हमको दे रहे हैं। तो जो विचार को जब हम ध्वनि का रूप देंगे, तो क्या, जब विचार को ध्वनि का रूप देंगे तो क्या हो जाएगी, वो भाषा बन जाएगी। तो भाषा की परिभाषा क्या होगी, भाषा की परिभाषा क्या होगी, विचार भाव एक या एक से अधिक, विचार भाव एक या एक से अधिक लोगों के मध्य वार्तालाप को लिख दे रहे हैं। विचार मन में उत्पन्न विचार भाव एक या एक से अधिक लोगों के मध्य, एक या एक से अधिक लोगों के मध्य जिस माध्यम का सहारा लिया जाता है, उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। तो भाषा की परिभाषा कहें, मन में या मस्तिष्क में उत्पन्न विचार हाव भाव एक या एक से अधिक लोगों के मध्य जो विचार होगा और उसका विचार के माध्यम से सहारा लिया जाएगा, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब देखते हैं भाषा की विशेषताएं कुछ होती हैं। तो भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं भाषा की विशेषताएं, एक काले पेन हेडिंग डालो, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं।
तो भाषा की कुछ विशेषताएं होती। नंबर 1 क्या होता है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब है जिस चीज को हम अर्जित कर सकते हैं, तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दूसरा क्या है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तीसरा होता है भाषा का एक मानव रूप होता है। मानव रूप होता है। जैसे भाषा का एक मानव रूप होता है, जैसे हिंदी भाषा के वर्ण होते हैं, जैसे आ लिखना है तो आ को लिखने के लिए केवल ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं हम ऐसे लिखने में, तो ये एक मानव रूप होता है। मतलब आ लिखेगा, जब ऐसे लिखा जाएगा तब इसको आ बोला जाएगा। भाषा क्या होता है, जितनी भी भाषाएं होती है उसका मानव रूप होता है। जैसे इंग्लिश में क्या लिखना है, ए लिखना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, तो भाषा क्या होता है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। भाषा का एक मानव रूप होता है। और चौथा नंबर आता है भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का अर्थ होता है कि इसमें चेंजमेंट होता रहता है। जैसे क्या होती है, पहले थी क्या संस्कृत, संस्कृत से क्या हुई, संस्कृत से हिंदी भाषा को, तो भाषा धीरे धीरे बदलती रहती है। जैसे यहाँ पे कुछ और भाषा बोली जा रही है और अदर स्टेट में दूसरी भाषा बोली जाती है, तो इसी प्रकार से भाषा के भी कई रूप होते हैं। तो भाषा धीरे धीरे चेंजमेंट होती रहती है। यदि भाषा का चेंजमेंट न होता तो जो प्राचीन समय में भाषा हिंदी बोली जा रही थी वही आज के समय बोलते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हिंदी का विकास होता रहा और भाषा बदलती रही, तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। और एक सबसे अच्छी विशेषता इसमें ये होती है, आगे लिखते हैं, भाषा का जो स्वरूप होता है, भाषा का जो स्वरूप होता है, नेक्स्ट जो भी नंबर हो, भाषा का स्वरूप जो होता है, भाषा का स्वरूप वो कठिन से सरल की ओर चलता है। सबसे अच्छा पॉइंट ये है, भाषा का जो स्वरूप होता है कठिन से सरल की ओर चलता है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर चलता है। भाषा का स्वरूप क्या है, कठिन से सरल की ओर चलता है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, भाषा में वर्ण होते हैं, वर्ण से शब्द बनता है, तो शब्द से वाक्य बनते हैं। लेकिन जब भाषा को हमें सीखना है तो स्टार्टिंग क्या होती है, कोई भी भाषा, जैसे हिंदी भाषा हम सीख रहे हैं तो हिंदी भाषा हम बोल लेते हैं क्योंकि हिंदी भाषा हमारे समाज में बोली जाती है। और हिंदी भाषा को हमने अनुकरण के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभव के द्वारा सीखा है। तो हमें वर्तमान समय में हमारे यहाँ की हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा को बोलने में दिक्कत नहीं होती। फ्रेंच हो, चाइनीज है, इंग्लिश है, इसमें इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि उनके वर्णों को भली बात नहीं जानते हैं। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, भाषा के प्रकार देखते हैं। यहाँ तक होगा भाषा की विशेषताएं होंगी और भाषा के प्रकार कितने होते हैं ये देखते हैं। तो भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, ठीक है। तो भाषा के प्रकार, कोई भी भाषाएं होती हैं तो भाषा के प्रकार होते हैं। तो भाषा के प्रकार जो होते हैं 3 होते हैं, पढ़े होगी, आते हैं डीएलएड, पीटीसी, ईटीसी में आते हैं। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 1 2 3। पहला कौन सा प्रकार होता है, मौखिक भाषा।
मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा, तीसरी है सांकेतिक भाषा। तो भाषा के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहले होती है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा, तीसरी है सांकेतिक भाषा। तो जो मौखिक भाषा होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग मौखिक भाषा सीखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मौखिक भाषा सीखते हैं। मौखिक भाषा हम लोग कैसे सीखते हैं, जैसे क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो अपनी मातृभाषा जो होती है, मातृभाषा में कोई भी मातृभाषा हो सकती है, तो मातृभाषा में क्या होता है, बोलना सीखता है। ठीक है, उस मातृभाषा को जब लिखित उसको मिल जाता है, स्कूल में लिखना सीख जाता है, तो वो लिखित भाषा होती है। तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। जैसे क्या होता है, जैसे आज के समय में स्मार्टफोन का दौर है, ठीक है, तो स्मार्टफोन में तीनों लैंग्वेज का आता है। तो मौखिक भाषा कब होती है, जब हम लोग बात करते हैं। स्मार्टफोन, जैसे स्मार्टफोन क्या होता है, ये तीनों भाषाओं को भी यूज करते हैं। देखो, मौखिक भाषा कब यूज करते हैं, जब हम आपस में बात करते हैं, एक दूसरा पर्सन बात करता है, तो हम लोग अपनी बातों के द्वारा एक दूसरे के विचारों को जानते हैं। दूसरे लिखित भाषा का यूज करते हैं, जब मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप का यूज करते हैं, तो उसमें लिखित भाषा का भी यूज करते हैं। तीसरी बात होती है सांकेतिक भाषा। तो ये भी भाषा हम लोग व्हाट्सएप में यूज करते हैं। देखा होगा कभी कभी व्हाट्सएप में यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप में जो इमोजी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सांकेतिक भाषा में। सांकेतिक भाषा वो क्या होती है, जो संकेत के रूप में होती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस वाले का काम होता है इसे रोक देना। ठीक है, तो इधर वाली साइड रुक जाती है, इधर वाले का तो इधर वाले, वो कहने लगे रुक जाओ, वो कहता है केवल इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, इधर वाले रुक जाओ, और सामने वाला बोला सामने हो जाए, सामने वाला। जैसे क्या होता है क्रिकेट में क्या होता है, अंपायर क्या करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आउट, और ये कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब जो संकेत है वो संकेत का सही रूप भी होना चाहिए, ऐसा नहीं जो मन में आए हमारा संकेत कर दे। तो इस तीनों भाषा, जो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, तीनों के रूप होते हैं और तीनों की मानक लिपि भी होती है, उसी के अनुसार हम तीनों का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर बनता है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों भाषाओं में सबसे सरल कौन सी है, सबसे कठिन कौन सी है। ठीक है, तो इन तीनों भाषाओं में एक सबसे सरल कौन सी है, सबसे कठिन कौन सी है। तो देखते हैं, जैसे मौखिक भाषा, सबसे सरल तो मौखिक भाषा होती है। जैसे क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो स्कूल तो जाने नहीं लगता है, तो बच्चा जन्म के 3 वर्ष के बाद में स्टार्ट करता है, तो 3 वर्ष के अंदर वो अपने घर में ही सीखता है। तो 3 वर्ष के अंदर जो भाषाएं होती है उसको मातृभाषा में दी जाती हैं। तो वो भाषा कैसी होती है, मौखिक भाषा होती है। तो वो मौखिक भाषा जो होगी वो अपनी मातृभाषा में होगी। तो मातृभाषा में बच्चा क्या होता है, सुनता है और सुनने के द्वारा वो बोलता है, जो सुनता है वही बोलता है, तो वो मौखिक भाषा होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। जैसे क्या होता है, नेता स्पीच देता है तो मौखिक भाषा में देता है, हम पढ़ा रहे हैं तो बोल भी रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो मौखिक भाषा है, जो लिख रहे हैं वो लिखित भाषा है। ठीक है, जिस प्रकार से इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो इंटरव्यू में कौन सा होता है, मौखिक भाषा होती है, वहाँ पे लिखने का कोई काम नहीं होता है, तो मौखिक भाषा का यूज कहाँ पे होता है, इंटरव्यू में होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं लिखित भाषा। ठीक है, तो सबसे सरल, यहाँ से बात कर रहे थे कि सबसे कठिन कौन सी है, सबसे सरल कौन सी है, तो सबसे सरल कौन सी हो जाती है, मौखिक भाषा, क्योंकि इसको मौखिक भाषा क्या होती है, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो तो सबसे सरल ये वाली होगी, सबसे सरल कौन सी होगी, मौखिक भाषा हो गई। तो सबसे सरल होगी मौखिक भाषा, और सबसे कठिन कौन सी होगी इन 3 भाषाओं में। अदर भाषाओं में
मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा में सबसे सरल मौखिक भाषा और सबसे कठिन होगी वो सांकेतिक भाषा होगी। सबसे कठिन होगी, क्या होगी? सबसे कठिन होगी। ठीक है, तो सबसे कठिन इस प्रकार से होगी कि जो संकेत होते हैं, तो संकेत में थोड़ा भी डिफरेंस हो गया। जैसे मैंने कहा था आउट होने के लिए, एम्पायर ने आउट होने के लिए ऐसे दिया, ठीक है, बैट्समैन आउट हो गया, लेकिन यही उंगली कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका यूज हम दूसरे काम के लिए करते हैं। तो जो चीजें संकेत के लिए दिए गए हैं वो संकेत का एक जब मानक रूप होगा, तो संकेत का जो मानक रूप होगा तभी हम सही से यूज कर पाएंगे। मौखिक भाषा सबसे सरल होती है, सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है। अब लिखित भाषा क्या होती है? वो लिखित भाषा डिपेंड करती है कि किस प्रकार से उसका प्रयोग हो रहा है, कितना हम पढ़े लिखे हैं उसी हिसाब से लिखित भाषा, कितना पढ़े लिखे उसी प्रकार से लिखित भाषा। तो सबसे सरल हो गई मौखिक, सबसे कठिन हो गई सांकेतिक भाषा। अब क्या होगा? भाषा को हम सीखने के लिए कुछ दृष्टिकोण होने चाहिए। हम भाषा को कैसे सीख सकते हैं? अभी तक हमने जो चीजें सीखी, तो भाषा को सीखने के लिए जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो हेडिंग डालते हैं भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होंगे वो क्या क्या होंगे? क्योंकि भाषा को सीखना है, कोई भी भाषा सीखना है, तो उसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दृष्टिकोण बनाए हैं। उन दृष्टिकोण के द्वारा भाषा क्या होती है जल्दी सीख सकते हैं। जैसे नंबर 1, भाषा को सीखने के लिए जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने 3 पॉइंट बताए। नंबर 1, भाषा को सीखने के लिए तुम्हें जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, भाषा तभी सीख सकते हो जब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होगी किसी चीज को सीखने की। दूसरा होता है अनुकरण, किसी चीज का अनुकरण, किसी चीज का इमिटेशन करके, मतलब किसी चीज का, जैसे क्या होती, जैसे विद्यालय में क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको टेबल याद किया जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो दूसरे बच्चे क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण के द्वारा भाषा सीखी जा सकती है। और जैसे क्या होता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट होता है। इस प्रकार से सीखते रहते हैं। छोटे बच्चों में जो भाषाएं सिखाई जाती है अनुकरण के द्वारा सिखाई जाती हैं। तीसरा क्या होता है, अभ्यास। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसके द्वारा भाषा सीखी जा सकती है। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है भाषा को सीखने के लिए, मतलब भाषा को जानने के लिए। इसके बाद स्टार्ट हो गई हिंदी। तो भाषा को सीखने के लिए क्या होता है, भाषा का विकास क्रम कैसे चलता है। जैसे क्या होता है, बच्चे के अंदर भाषा का विकास करना है तो उसका एक क्रम होता है। तो उस क्रम के अनुसार छोटे बच्चों में भाषा सिखाई जाती है। जैसे क्या होता है, रीडिंग डालेंगे भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम, मतलब भाषा का विकास, भाषा को डेवलप करना है तो डेवलप करने के लिए क्रम होना चाहिए। उस क्रम के अनुसार हम करेंगे तो भाषा का डेवलपमेंट सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से होगा। तो भाषा का विकास क्रम सबसे पहले क्या होना चाहिए, सुनना। सुनना के बाद होता है बोलना। बोलने के बाद आता है सुनना, बोलना, फिर आता है लिखना, लिखना, फिर आता है पढ़ना। ठीक है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये किसी एक ही मनोवैज्ञानिक ने दी थी, ये थे मारियो मॉन्टेसरी। मारियो मॉन्टेसरी। तो मारियो मॉन्टेसरी ने बताया था पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद लिखता है, उसके बाद पढ़ता है।
तो मारिया मॉन्टेसरी ने बताया सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद लिखना, उसके बाद पढ़ना। लेकिन जितने भी अदर मनोवैज्ञानिक हुए, दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं मारिया मॉन्टेसरी के अलावा, तो उन्होंने इसका विकास क्रम इस प्रकार से बताया। सबसे पहले बच्चा सुनता है, सुनना। दूसरा क्या होता है, बोलना। फिर उसके बाद होता है पढ़ना, और उसके बाद होता है लिखना। फिर क्वेश्चन बनता है कि भाषा का विकास क्रम क्या है। तो भाषा का विकास क्रम ये है, वो नहीं, भाषा का विकास क्रम क्या है, पहले बच्चा सुनता है, सुनने के बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पूछा जाए भाषा का विकास क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन यदि ये पूछा जाए मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का विकास क्रम क्या है, तो आएगा सुनना, बोलना, यहाँ पे चेंजमेंट हो जाता है, लिखना के पहले आ जाता है, उसके बाद पढ़ना। तो भाषा का सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार है। जितने भी दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जैसे दूसरे मनोवैज्ञानिक सभी के अनुसार क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आज यहीं तक, आगे की नेक्स्ट क्लास में